हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में बाबू हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बाबू तुम लोग मालूम है हम पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लास बोलो नहीं यार 11 केमिस्ट्री, है ना। क्लास बाबू 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 बाबू, है ना। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बोलो बाबू एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज का जो क्लास रहेगा बाबू वो रहेगा रदरफोर्ड्स, रदर बोलो नहीं यार, रदरफोर्ड्स अल्फा, है ना। अल्फा, अल्फा जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ऐसे सिंबल अल्फा, है ना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा बाबू? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके किए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहले इसको लिख लो। चलो बाबू सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, है ना। तो हेडिंग दो बाबू, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। हेडिंग दो बाबू, रेडियो बोलो नहीं यार एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी 80 के बाद बाबू जो भी एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उससे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज अपने आप बाहर निकलता है। और 90 के बाद तो और ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है और सब अनस्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किए थे हेनरी बेकरेल ने बाबू। किसने किया था बाबू? हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना बाबू बेकरेल का। हेनरी बेकरेल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किए थे। और 80 के बाद सब एलिमेंट क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और 90 के बाद वो और हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो बाबू आपके पास थोरियम है, ये थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और बाबू मास नंबर क्या होता है? 231 होता है। तो थोरियम से अगर बाबू अल्फा रेज बाहर निकलता है, जब बाबू अल्फा रेज बाहर निकलेगा, ये अल्फा रेज बाबू बाहर निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घटेगा और मास नंबर 4 घटेगा। तो 2 घटेगा एटॉमिक नंबर, तो वह दूसरा एटम बन जाएगा। मान लो वो एक्स बन गया। अब एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, कितना होगा? 88 हो जाएगा। मास नंबर 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा। इसलिए अल्फा रेज को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, हीलियम, है ना, -2 और -4, मतलब एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा। अब वो अल्फा रेज हीलियम नहीं है। तुमको मालूम हीलियम एटम का भी क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। अल्फा रेज हीलियम एटम नहीं है, लेकिन अल्फा रेज निकलने से मेरे भाई उसका एटॉमिक नंबर में 2 घटता है और मास नंबर में 4 घटता है, इसलिए उसको हीलियम जैसा लिखते हैं, है ना। हीलियम एटम नहीं है, ठीक है। तो बाबू अल्फा रेज अगर निकलेगा तो कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा, ठीक है। अगर बाबू मान लो इससे बीटा रेज बाहर निकल गया, बीटा रेज, अगर बाबू बीटा ऐसे लिखते, बीटा रेज बाहर निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर घटने बढ़ने से एटम भी चेंज हो जाएगा। तो अब बाबू एक वाई बन जाएगा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, n+1 0, मतलब एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बाबू जब इसमें गामा रेज बाहर निकलता है, गामा ऐसा सिंबल, गामा ऐसे लिखते गामा, इसको गामा बोलते हैं, गामा, इसको गामा रेज बोलते हैं बाबू, गामा रेज, है ना, गामा रेज बोलते हैं बाबू। अगर गामा रेज निकलेगा ना एटॉमिक नंबर घटेगा ना मास नंबर घटेगा, एटम वही रहेगा, मतलब वही एटम रहेगा
इसका एटॉमिक नंबर 89 रहेगा और मास नंबर 227 रहेगा। लेकिन बाबू गामा रेज का जो होता है बाबू पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर, उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे तुम लोग कभी क्रिकेट खेलते हो, अगर हाथ में मोच आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या करता है, अंदर घुस के हड्डी को फोटो कर लेता है कि यहाँ आपका चोट है। तो एक्स रेज से भी ज़्यादा उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है किसका, गामा रेज का होता है। इसलिए गामा रेज का यूज कहाँ होता है, कैंसर इलाज करने के लिए हम लोग गामा रेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखो ना बाबू। तो गामा रेज जब निकलेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ना एटॉमिक नंबर घटेगा ना मास नंबर घटेगा। ठीक है, इसको लिख लो। और बताते हैं, जैसे बाबू मान ले कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, यू, इसका एटॉमिक नंबर 92 है और बाबू मास नंबर इसका मान ले कितना है, 235 है। ठीक है, मास नंबर। अगर इससे अल्फा रेज बाहर निकलेगा बाबू, इससे अगर अल्फा रेज अगर बाबू बाहर निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घट जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, हीलियम जैसा। हीलियम, हीलियम नहीं, हीलियम जैसा लिखते हैं। आपका -2 और मास कितना घटेगा, -4। तो 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये थोरियम बन जाएगा। मास एटॉमिक नंबर 90, मास कितना हो जाएगा आपका 231 हो जाएगा, मास 4 घटेगा। लेकिन बाबू अगर बीटा रेज बाहर निकलता है बाबू, अगर बीटा रेज अगर बाहर निकलेगा बाबू, तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर घटेगा बढ़ेगा तो एटम भी चेंज हो जाएगा। मान लो एक एलिमेंट एक्स बन जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 91 हो जाएगा, मास नंबर उतना ही रहेगा, 231 रहेगा। लेकिन बाबू इससे गामा रेज बाहर निकलेगा, गामा रेज। अगर बाबू गामा रेज बाहर निकलेगा तो उसका ना एटॉमिक नंबर घटेगा ना मास नंबर घटेगा, एटम वही रहेगा, एक्स ही रहेगा। एटॉमिक नंबर 91, एक्स को एटम का नाम होगा 91 जिसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, और मास में कोई चेंज नहीं होगा, 231। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बाबू। याद रखना, अल्फा रेज पर जो चार्ज होता है बाबू, अल्फा रेज पर जो चार्ज होता है बाबू, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखना बाबू, अल्फा रेज पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बाबू बीटा रेज पर जो चार्ज होता है, बीटा रेज पर बाबू जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बाबू। और गामा रेज जो होता है, गामा रेज वो न्यूट्रल होता है, ना प्लस ना माइनस, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। लेकिन उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको लिख लो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हेडिंग दो बाबू, रदरफोर्ड्स बोलो ना यार, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग क्या बाबू एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले थोड़ा हम बात करते हैं बाबू जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जे थॉमसन, बोलो ना यार, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जे थॉमसन बताओ बाबू, एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते। इसने क्या बोला बाबू, इसने बोला मेरे भाई कि एटम जो होता है, एटम्स गोल होता है, एटम्स आर एस्फेरिकल, एटम गोल होता है। और एटम को जितना भी प्रोटॉन से, क्योंकि एटम का मास डिपेंड करता है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं, और अभी तक न्यूटन डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो एटम का जो प्रोटॉन से मतलब मास ऑफ एटम जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, एटम के चारों तरफ फैला हुआ है प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन बोलेंगे तो समझ आना मास ऑफ एटम बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप उसी में आपका इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं घुसा हुआ, इम्बिडेड है, इस तरह से इम्बिडेड है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जस्ट लाइक वाटर मेलन जैसा, जस्ट लाइक बताओ बाबू, वाटर बोलो ना बाबू, मेलन जैसा, वाटर मेलन जैसा। वाटर मेलन भी बताओ बाबू क्या होता है, गोल होता है। उसको बीच से फाड़ेंगे तो उसका लाल भाग चारों तरफ फैला हुआ रहता है, उसी लाल भाग कहीं कहीं स्लिट्स घुसा रहता है। तो स्लिट्स को मान लो इलेक्ट्रॉन और लाल भाग को मान लो प्रोटॉन्स। अब तुम मालूम बाबू, जो प्रोटॉन है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज होता है कैसा बाबू,
पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। जब ये इस चीज़ को बताया कि जे थॉमसन ने कि एटम गोल होते हैं, एटम का प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है, और उसी में एटम में क्या है आपका, मान एटम का जो प्रोटॉन से एटम गोल होता है और एटम का प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है, उसी में इलेक्ट्रॉन कहीं के घुसा हुआ है। जब इस बात को रदरफोर्ड को पता चला, तो रदरफोर्ड ने बोला कि इसमें हमको डाउट लग रहा है, हम इस पर रिसर्च करेंगे, क्या वास्तव में एटम गोल है और एटम का जो प्रोटॉन है चारों तरफ फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें घुसा हुआ है, क्या ऐसी तरह है? इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं बाबू। तो रदरफोर्ड ने क्या किया बाबू जानता है, एक गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड का फॉइल लिया। अब सबसे पहले बात है कि इसने गोल्ड का फॉइल ही क्यों लिया, सबसे बड़ा बात है बाबू, इसने गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया? तो गोल्ड का जो होता है वो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उस मेटल को पीट पीट के वायर बनाना डक्टाइल बोलते हैं, और मेलिबिलिटी का मतलब मेटल को पीट पीट के सीट बनाना। तो गोल्ड का डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसने गोल्ड का फॉइल लिया। अब गोल्ड का फॉइल लिया तो गोल्ड का करोड़ों एटम होगा, मान ली बहुत सा एटम गोल्ड का होगा, यहाँ करोड़ों एटम गोल्ड का होगा, बहुत सा गोल्ड का एटम होगा, है ना, बहुत सा गोल्ड का, बोलो नहीं यार, बहुत सा गोल्ड का एटम्स होगा, बहुत सा गोल्ड का बता रहा हूँ यार एटम्स होगा। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है, एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो हम गोल्ड का एक एटम तुमको समझाना चाहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, गोल्ड का मान लो बाबू एक एटम लिए, यहाँ पर ध्यान देना, ये गोल्ड का बाबू एक एटम से लिए, ध्यान देना बाबू, ये गोल्ड का एक एटम से, है ना, ठीक है। और इससे क्या रदरफोर्ड ने क्या किया बाबू, इधर भी रखा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। ये स्क्रीन किसका बाबू, जिंक सल्फाइड का, ZnS का। जिंक सल्फाइड जो बाबू एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, अगर उसमें रेडिएशन पड़ेगा तो चमकेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, अगर उसमें रेडिएशन पड़ने से क्या, उसको रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, चमकने लगेगा वो। तो जिंक सल्फाइड इधर रखा, और बाबू एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इधर रखा, ध्यान देना, ये दोनों तरफ जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा। जिंक सल्फाइड ZnS ये फ्लोरोसेंस से रेडिएशन पड़ने से चमकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या सुनना बाबू, यहाँ पर रखा एक लीड बॉक्स। बाबू लीड बॉक्स के अंदर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाएगा ना, तो वो चारों तरफ उसको फैलाएगा नहीं। तो यहाँ ये लीड बॉक्स है बाबू, ध्यान देना, ये लीड बॉक्स है ना, लीड का जो सिंबल होता है बाबू वो PB होता है। तो लीड के अंदर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाए ना, तो चारों तरफ वो एमिट नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर बाबू उसने रखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान देना बाबू, ये इसका रेडियो, बोलो नहीं यार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लीड बॉक्स के अंदर रखा। और यहाँ पर क्या किया उसने, ठीक है, यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, हल्का से इस तरह से ये होल छोड़ दिया, और यहाँ से निकाला अल्फा रेज। अल्फा रेज कैसा होता है, पॉजिटिव रेज। बाबू ये जो सोर्स है, ये अल्फा रेज का सोर्स, यहाँ से निकाला अल्फा रेज। बाबू ये निकल रहा है, अल्फा रेज निकल रहा है। ये बाबू क्या निकल, बोलो नहीं यार, क्या निकल रहा है, अल्फा रेज। ये आपका अल्फा रेज बाहर निकल रहा है। और मेरे भाई अल्फा रेज जो होता है वो आपका पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव अल्फा रेज जो होता है बाबू क्या है, पॉजिटिव रेज है बाबू, क्या है, पॉजिटिव रेज है। कौन, अल्फा रेज। जब अल्फा रेज मेरे भाई इस गोल्ड फॉइल पर पड़ा, तो गोल्ड फॉइल से अल्फा रेज 99% पास कर गया, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ। 99% अल्फा रेज पास कर गया बाबू, 99.9% अल्फा रेज पास करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ चमक रहा, मैंने इधर चमक रहा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखने को मिल रहा है, मतलब सभी अल्फा रेज पास कर गया। मैक्सिमम अल्फा रेज गोल्ड फॉइल से पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और बाबू अल्फा रेज पूरी पास कर गया, ये सब चमक रहा था, है ना, इधर पार कर गया, सब पार कर, मैक्सिमम अल्फा रेज गोल्ड फॉइल से पास कर गया बाबू। मैक्सिमम अल्फा रेज जो है गोल्ड फॉइल से पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिला। लेकिन बहुत अच्छी बात ये हुआ मेरे भाई, जब अल्फा रेज
एटम के सेंटर पर टकराया, यहाँ पर पास किया, तो यहाँ से डिफ्लेक्शंस हुआ और इधर चमकने लगा, एंगल बना लिया, यहाँ चमकने लगा। ठीक है बाबू, फिर अल्फा रेज यहाँ पर पड़ा सेंटर के बीच इधर, तो ये भी थोड़ा सा एंगल लिया, इधर चमकने लगा। ठीक है, तो ये बोला ये क्या हो रहा है भाई, जब एटम को ऊपर नीचे मार रहे हैं अल्फा रेज तो 99.9% पास कर जा रहा है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन जब सेंटर पर मार रहे वहीं पर क्या हो रहा है, हलचल हो रहा है, अल्फा रेज एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब अल्फा रेज बाबू अगर सेंटर पर बीचों बीच पड़ता है, और सेंटर के बीचों बीच पड़ता अल्फा रेज पड़ रहा है बाबू, तो जिस पास से आया उसी पास रिटर्न हो गया और इधर चमकने लगा। तो बोला ये क्या हो रहा है मेरे भाई, कि जब अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल के एटम में मार रहे हैं तो 99.9% अल्फा रेज पास कर जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है। लेकिन जब सेंटर पर अल्फा रेज को मार रहे हैं तो स्मॉल एंगल बना रहा है और बीचों बीच मार रहे हैं, जिस पास है उसी पास से वापस आ गया। ऐसे कैसे हुआ? जे थॉमसन ने कह दिया था बाबू कि एटम गोल है और एटम का पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, थॉमसन ने बोला। और अल्फा रेज भी बाबू पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रेज भी क्या बता बाबू, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम लोग कहीं भी अल्फा रेज को पास करते हैं एटम के अंदर तो डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, प्रोटॉन भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोई रिपल्सन होता, एंगल बनाता, डिफ्लेक्ट करता, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 99.9% अल्फा रेज पास कर गया है ना। जब बीच में जा रहा है तब डिफ्लेक्ट हो रहा है, और सेंटर पर मारने से जिस पास है उसी पास में वापस आ गया। तब रदरफोर्ड ने बोला नहीं, थॉमसन जी जो बोल रहे हैं वो 100% सही नहीं है, कुछ दाल में काला है। एटम का प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला है, अगर चारों तरफ फैला होता तो अल्फा रेज को मारते हैं, जहां भी मारते हैं तो वो एंगल बना के वो डिफ्लेक्ट करता, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है, सिर्फ सेंटर पर। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या क्या किया यहाँ पर है ना, क्या क्या हुआ, इसको लिख लो ना पहले। मतलब जो खेल हो रहा है कहाँ पर, और सेंटर पर हो रहा है। मतलब अल्फा रेज में जो एंगल बना रहा है, कहाँ बना, मारने पर, सेंटर पर मारने पर ही एंगल बना रहा है। मतलब हो ना हो, प्रोटॉन्स जो है चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, वो सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है। ठीक है, तो इसको लिखो न, पहले कुछ लिख देते हैं इसके बारे में। इस तरह का ये हॉल को यहाँ छोड़ दिया ताकि अल्फा रे यहाँ से बाहर निकले। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया बाबू, ऑब्जर्वेशंस क्या किया, देखो बाबू क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इसने, क्या किया बाबू, ऑब्जर्वेशंस किया। पहला ऑब्जर्वेशन से बोल देखा बाबू कि 99.9% अल्फा रेज कैन पास थ्रू, बोलो ना यार, गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, है ना, पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट, बोलो ना बाबू, एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ। और 99.9% अल्फा रेज क्या कर गया, पास कर गया। लेकिन जब सेंटर पर मार रहे हैं तो अल्फा रेज क्या कर रहा है, एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब दूसरा बोल सकते हो, है ना, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा रेज, स्मॉल फ्रैक्शंस, है ना बाबू, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा रेज, है ना, अल्फा रेज कहाँ, इंसिडेंट ऑन कहाँ, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा रेज कैन पास, तो इसे लिख सकता है कैन पास थ्रू कहाँ, बोलो ना यार, सेंटर ऑफ एटम। बताओ वो सेंटर ऑफ क्या, एटम। जब सेंटर ऑफ एटम, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, अल्फा रेज कैन पास थ्रू क्या, सेंटर ऑफ एटम, तो क्या हो रहा है वहां, बताओ क्या कर रहा है वहां, स्मॉल एंगल में, बताओ बाबू, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से क्या बता, स्मॉल एंगल से बता क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। स्मॉल एंगल्स क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन बाबू जब बीचों बीच पड़ता है, मतलब जब सेंटर पर बीचों बीच अल्फा रेज पास करते हैं, माने वेरी
वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस, वेरी, बोलो ना यार, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा रेज, वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस, बोलो ना यार, अल्फा रेज है ना, कहाँ पास करता है, सेंटर ऑफ एटम है ना, स्मॉल फ्रैक्शंस, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा रेज है ना, कैन पास थ्रू, बोलो ना बाबू, कैन पास क्या, थ्रू कहाँ, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल में पास करता है, क्या करता है, वो रिटर्न बैक हो जा रहा है ना, पास थ्रू कहाँ, गोल्ड फॉइल, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ, गोल्ड फॉइल, तो बता क्या और बताओ वो, है ना, गोल्ड फॉइल, दे रिटर्न बैक, क्या बताओ क्या हो रहा है, दे रिटर्न, रिटर्न क्या हो रहा है, बैक हो जा रहा है। यही ऑब्जर्वेशन ने देखा, पहले क्या देखा कि 99.9% अल्फा रेज कैन पास थ्रू थ्रू गोल्ड फॉर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, फिर स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा रेज कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ एटम, स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर देखा वो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम मात्रा में स्मॉल अल्फा रेज कैन पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना, कैन पास थ्रू कहाँ, गोल्ड फॉइल, है ना, स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा रेज कैन पास थ्रू, क्या बताओ, कैन पास थ्रू द, पास, कैन पास बोल सकते, कैन पास थ्रू गोल्ड फॉइल द रिटर्न बैक, और रिटर्न बैक कब हो रहा था, जब वो सेंटर पर पास हो रहा था, जब सेंटर पर वो पास हो रहा था तब ऐसा कंडीशन हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो बोला, तब रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया एटम का कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एटम के अंदर अब क्या क्या है इसने बताया, फिर इसको लिखो ना। चलो, इसका मतलब एक्चुअली बाबू होता हो रहा है क्या, ध्यान देना कि एटम से, ये एटम से है, तो ये एटम गोल है, अल्फा रेज बिल्कुल पास कर गया इधर, बिल्कुल पास कर गया सब अल्फा रेज, यहाँ भी पास कर गया, सब पास कर गया अल्फा रेज, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ, यहाँ डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ। जब सेंटर पर आ रहा है, यहाँ पर यहाँ डिफ्लेक्शंस हो रहा है, इस सेंटर पर आ रहा है तो यहाँ डिफ्लेक्शंस हो रहा है। लेकिन जब बीचों बीच पड़ रहा है मेरे भाई, जब अल्फा रे बीचों बीच पड़ रहा है, एकदम सेंटर के बीचों बीच पड़ रहा है, तो जिस पास है बाबू उसी पास से रिटर्न हो गया और इधर चमकने लगा, है ना। इसका मतलब बाबू कि सेंटर पर जो है मेरे भाई, इस सेंटर पर जो है, इस सेंटर पर जो है, ये बीचों बीच यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना बाबू। यहाँ पर जो होगा हैवी, बता ना बाबू, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण चार्ज होगा बाबू, जिसके कारण जब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ हैवी होगा, सेंटर पर जब हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा और जब अल्फा रे सेंटर पर टकरा रहा है बाबू, तो जिस पास से आया उसी पास से वापस चला गया है। जब अल्फा रेज आ रहा है और जिस पास उसी पास से वापस चला जा रहा है, क्यों कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ अल्फा रेज पड़ेगा तो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ भी पड़ेगा तो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब सेंटर पर आया तो सेंटर पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसके कारण बाबू अल्फा रेज कोई एंगल बना नहीं रहा है, जिस पास से आया उसी पास से वो वापस चला गया। तब रदरफोर्ड ने एक एटम का अपना मॉडल दिया कि एटम का मॉडल किसने, रदरफोर्ड। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसको लिख लो। चलो बाबू, तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, तो अब हेडिंग दो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड, हम तुमको जस्ट समझा रहे हैं, तुम एनसीईआरटी का नोट्स बना सकते हो, हम बस समझा रहे हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया, है ना। हम जस्ट उसको सेंटेंस बना के लिख नहीं रहे हैं, तुम लोग लिख सकते हो अपने से, है ना। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स बोलो यार, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना। इसका मॉडल में बता, सुनो पहले, ये रदरफोर्ड ने बोला कि हम भी बिल्कुल मानते हैं कि एटम गोल होता है, हम भी मानते हैं कि एटम गोल होता है, एटम गोल होता है। लेकिन एटम का जो प्रोटॉन से बाबू वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन आर कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब एटम को जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ नहीं फैला बाबू, उस सेंटर पर ही पॉजिटिव चार्ज है, यहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ नहीं फैला हुआ। और उस सेंटर को उसने बाबा वो न्यूक्लियस मान लिया, क्या मान लिया वो,
न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का जो डिस्कवर का क्रेडिट जो है जाता है किसका, रदरफोर्ड को जाता है। और बोला एटम जो है हॉलो स्फीयर है, एटम जो बाबू हॉलो स्फीयर है, एटम जो है क्या हॉलो स्फीयर है, और उस हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस हॉलो स्फीयर में बाबू इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, तो उसके हॉलो स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एटम का प्रोटॉन जो है कहाँ पर है, सेंटर पर है, और उस सेंटर का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ये इसका मॉडल है कि एटम गोल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एटम का जो प्रोटॉन से वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, एटम का प्रोटॉन एक सेंटर पर ऑक्युपाइड है, और उस सेंटर का नाम न्यूक्लियस दिया, और एटम खोखलापन है, और उस खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर चारों तरफ घूम रहा है। मतलब इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, इंटायर mass of proton are concentrated है ना at the small volume of क्या बाबू, एटम, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट था क्या, कि एटम गोल होते हैं, एटम का प्रोटॉन जो है, एटम का जो प्रोटॉन से वो सेंटर पर है, और एटम खोखलापन, उस खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, पहला पोस्टुलेट। अब बता दें इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या था। दूसरा इसने बोला बाबू, देखो दूसरा बोला इसने पोस्टुलेट, ये पहला दूसरा बोला इसने कि बाबू एटम गोल है, बिल्कुल सही बात है, ये एटम्स गोल है, और सेंटर पर इसका बहुत पॉजिटिव चार्ज है, यही सेंटर पर, और सेंटर पॉजिटिव चार्ज क्या मान लिया, न्यूक्लियस मान लिया, ये आपका न्यूक्लियस है, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ना, इसको मान लिया न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ वो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एक लगता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा, क्या लगता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बताना क्या लगता है, स्टैटिक फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस चाहेगा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना, लेकिन इलेक्ट्रॉन खिंचाता नहीं है, क्यों नहीं खिंचाता, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल का मतलब तो जो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, यूज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज किसमें करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या करता है बाबू, यूज करता है, और यूज करने के कारण यूज कर देता है, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ खींच रहा है, माने घूम रहा है। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला बाबू रदरफोर्ड ने, कि बाबू न्यूक्लियस पर क्या है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में क्या करता है, कन्वर्ट करके आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। दूसरा पोस्टुलेट है, कोई पूछेगा रदरफोर्ड का पहला पोस्टुलेट क्या है, तो बोल देना कि बाबू उसने कहा एटम गोल होता है, एटम का प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सेंटर पर फैला हुआ है, चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, एटम का सारा प्रोटॉन कहाँ पर है, सेंटर पर है, और एटम खोखलापन है, और इस खोखलेपन पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, पहला पोस्टुलेट। दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा क्या बताएं बाबू, तीसरा बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, बोला कि न्यूक्लियस का साइज जो है
एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड को, एक ग्राउंड को मान लो एक एटम मान लो, तो एटम है और बीच में रख दो एक बॉल, तो बॉल आपका न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। तीसरा पोस्टुलेट का क्या था बाबू, कि जो आपका ये एटम है बाबू, ये एटम है और ये एटम्स है, और यहाँ पर जो ये सेंटर पर न्यूक्लियस है, इसका जो साइज है ना, इसका जो साइज है, साइज ऑफ क्या बाबू, न्यूक्लियस। बाबू न्यूक्लियस का जो साइज है बाबू, है ना, क्या है, 1,00,000 गुना छोटा किससे, एटम से। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या, स्मॉलर देन क्या बाबू, स्मॉलर देन क्या बाबू, एटम से, है ना। कितना छोटा है, तो 1,00,000। 1,00,000 में कितना सुनना होता है रे, 4 सुनना ना, मतलब 1,00,000 छोटा है। 1,00,000 क्या स्मॉलर है, मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है, और न्यूक्लियस जो 1,00,000 गुना छोटा है एटम से। मान लो ग्राउंड पूरा है, ग्राउंड को मान लो एटम मान लो, और उसके बीच में रख दो एक बॉल, तो बॉल हो जाएगा न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है एटम से 1,00,000 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है। कौन, तो 1,00,000 में कितना, 5 सुनना होता है। मतलब एटम जो है आपका 1,00,000 गुना बड़ा किससे है, न्यूक्लियस से। बता, आज तक हम एटम ने देखे हैं, तो न्यूक्लियस कहाँ से देखेंगे। न्यूक्लियस जो एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। ये तीसरा इसका पोस्टुलेट था कि एटम जो न्यूक्लियस का साइज है एटम से 1,00,000 गुना क्या है, छोटा है। तीसरा पोस्टुलेट था, ठीक है, रदरफोर्ड्स का। चौथा क्या था, सुनो, चौथा था इसके बाद पोस्टुलेट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट चौथा था कि बाबू ये एटम से, ध्यान देना, ये एटम से, ध्यान देना, ये एटम से। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, जिसको न्यूक्लियस बोला, है ना। अब जब बाबू अल्फा रेज अगर सेंटर पर आ रहा है, सेंटर पर, तो सेंटर पर आने से जिस पास से आया अल्फा रेज आया, उसी पास रिटर्न बैक हो गया और इधर चमकने लगा। ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बोला भाई अल्फा रेज पर भी मास होता है, अल्फा रेज पर जो होता है 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 यूनिट बोलो ना यार चार्ज होता है, और अल्फा रेज पर आपका बाबू 4 यूनिट मास होता है, 4 यूनिट बोलो ना यार मास होता है। तो जब बीचों पर टकराया तो लार्ज एंगल बनाता, लार्ज एंगल बनाता, लेकिन रिटर्न बैक क्यों हो गया, तो बोला हो ना हो बाबू, इस सेंटर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके अंदर और एक तरह का पार्टिकल से जिसके कारण इस सेंटर का मास हैवी हो रहा है, जिसके कारण बाबू इसका क्या हो रहा है, सेंटर का मास हैवी बन जा रहा है, जिसके कारण बाबू अल्फा रेज आने से क्या होगा, उसी पाथ में रिटर्न हो गया। मतलब यहाँ और एक तरह का पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्फा रेज जब एकदम बीचों बीच टकराता, ये बोतल के बीचों बीच अल्फा रेज टकराता, तो लार्ज एंगल बनाता, रिटर्न बैक नहीं होता। इसका मतलब इस सेंटर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और एक तरह का पार्टिकल है जिसका मास लगभग पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। वो क्या है हमको मालूम नहीं है। बाद रिसर्च हुआ, किसने क्या था आपका, किसने क्या था, न्यूटन का डिस्कवर जेम्स चैडविक ने, कि चैडविक ने बताया बिल्कुल सही बात है आपका, न्यूक्लियस पर हमने रिसर्च किया तो पाया कि पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ और एक तरह का पार्टिकल है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ना, उस पर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, लेकिन उसका मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो इसने हिंट किया, रदरफोर्ड डिस्कवर ने किया कि बाबू अल्फा रेज को जब हम लोग बीचों बीच मार रहे हैं तो लार्ज एंगल नहीं बना रहा है, वो जिस पास उसी पास से वापस चला जा रहा है। इसका मतलब हो ना हो सेंटर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहाँ पर और एक तरह का पार्टिकल है जिसके कारण न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अल्फा रेज के कारण। इसके कारण अल्फा रेज जा रहा है और वापस आ जा रहा है। कुछ पार्टिकल जरूर है। बाद में किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया, पता लगा बिल्कुल एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स नहीं है और एक तरह का पार्टिकल जिसका नाम दिया न्यूट्रॉन, ना उसने प्लस से ना माइनस, लेकिन उसका एक न्यूट्रॉन का एक मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसने डिस्कवर ने कैसे हिंट किया था, इसी कारण इसके बाद अल्फा रेज रिटर्न क्यों हो रहा है, वो लार्ज एंगल क्यों नहीं बना रहा है, रिटर्न क्यों जा रहा है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है और एक तरह का चार्ज जिसका कारण इस न्यूक्लियस का मास हैवी हो रहा है अल्फा रेज के कारण, जिसका ये आपका जिस पास से उसी पास से वापस आ गया।
ठीक है, ये आपका 4 पोस्टुलेट किसका है, रदरफोर्ड का। को पूछेगा कि व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो बोलते हैं ना कि पहला पोस्टुलेट्स कि बोलना सर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम गोल होता है, एटम का पूरा पूरी प्रोटॉन सेंटर पर है और एटम खोखला है, उस खोखलेपन पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहला। दूसरा कि बाबू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और सेंटर पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तीसरा कि बाबू जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। और चौथा कि बाबू जब अल्फा रेज को हम सेंटर पर मार रहे हैं तो जिस पास से गया उसी पास से वापस क्यों आ गया, इसका मतलब सेंटर पर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है और एक तरह का पार्टिकल है जिसका मास ज़्यादा हो जा रहा है न्यूक्लियस का, जिसका अल्फा रेज बीच में जाने से आपका एंगल ने बना रहा है, उसी पास रिटर्न हो रहा है। अब वो पार्टिकल कौन है, बाद में सर्च हुआ पाया गया वो क्या है, न्यूट्रॉन है, ना जो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, लेकिन एक न्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका आपका मॉडल किसका, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स हो गया वो बताते हैं, पहले इसको लिख लो ना, हम सिर्फ समझा रहे हैं, तुम एनसीईआरटी से आपका नोट्स बना लेना, सब लिखा हुआ है सब। चलो बाबू, अब इसका बनाते हैं ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस। ठीक है, तो हेडिंग बाबू इसका ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ क्या, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या इसका ड्रॉबैक्स है बाबू, इसका ड्रॉबैक्स क्या है समझो। इसने अपना एटम को ड्रॉबैक्स कर लिया मैक्स प्लांक्स का थ्योरी लेके। किसका थ्योरी लेके बाबू, मैक्स प्लांक्स ने एक थ्योरी बताया बाबू, मैक्स प्लांक्स ने बताया बाबू कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ बाबू अगर नेगेटिव चार्ज घूमता है, कोई पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता है तो बाबू ये नेगेटिव चार्ज अपना एनर्जी को लॉस करता है। अपना एनर्जी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो नेगेटिव चार्ज अपना एनर्जी को लॉस करेगा। वो चार्ज कैसे बिल्कुल सही है, किसने कहा, मैक्स प्लांक्स ने। बाबू इसी चीज को रदरफोर्ड ने एटम में ले लिया कि बाबू एटम में क्या है बाबू बताओ, एटम गोल होते हैं, है ना, एटम गोल है और एटम पर न्यूक्लियस पर क्या बताओ वो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ बाबू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे इस तरह से, ध्यान देना, यहाँ बना देते हैं यहाँ पर कि मान ले बाबू यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बाबू इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये घूमता होगा, अपने एनर्जी को लॉस करता होगा, लॉस करते करते ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो जाता होगा। जब खत्म हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, है ना। मतलब रदरफोर्ड का एटम अनस्टेबल, इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम आर अनस्टेबल, लेकिन रियल में एटम स्टेबल होता है। क्यों, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल मैक्स प्लांक्स का स्टेटमेंट को ले लिया कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता है तो अपना एनर्जी को लॉस करता है। रदरफोर्ड ने बोला भाई एटम में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर प्रोटॉन से, प्रोटॉन पर प्लस से और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी अपना एनर्जी लॉस करता होगा और लॉस करते 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 वो क्या न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज और इस चार्ज में फर्क है, मतलब ये चार्ज और एटम का चार्ज में फर्क है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसने ऐसा कंपेयर कर दिया रदरफोर्ड ने, मतलब रदरफोर्ड के अनुसार बाबू एटम्स आर, नंबर 1 एटम्स आर अनस्टेबल,
एटम्स आर क्या है, अनस्टेबल है, एटम स्टेबल नहीं है, एटम कोलैप्स कर जाएगा। क्यों कि इसका स्टेटमेंट ले लिया, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। इस चार्ज और एटम का चार्ज में बिल्कुल फर्क है, होता नहीं है। तब वो क्या होगा, यहाँ एक ड्रॉबैक्स हो गया रदरफोर्ड का। दूसरा ड्रॉबैक्स क्या हम बताते हैं, इसको लिख लो पहले। दूसरा ड्रॉबैक्स था बाबू, ध्यान देना, एक दूसरा ड्रॉबैक्स था लाइन स्पेक्ट्रम। अब तुमको मालूम बाबू स्पेक्ट्रम क्या होता है, तुमको सभी मालूम है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब स्पेक्ट्रम का मतलब तुम लोग जानते हो कि कोई भी एक ये प्रिज्म है और यहाँ पर रखें स्क्रीन, अगर सनलाइट अगर प्रिज्म से पास किया जाए, अगर सनलाइट बाबू प्रिज्म से पास किया जाए तो ये सनलाइट क्या कर, ये प्रिज्म क्या करता है, ये सनलाइट को 7 कलर में बांट देता है। इस तरह से 7 कलर में बांट देना क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बाबू, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको विबग्योर बोलते हैं। इस तरह से VIBGY विबग्योर। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, वी से इंडिगो, सॉरी आई से इंडिगो, वी से वायलेट। मतलब वी से जो कलर होगा वो वायलेट होगा, वायलेट कलर। आई से इंडिगो कलर, इंडिगो कलर है ना बाबू। बी से तुमको मालूम ब्लू कलर, ब्लू कलर। जी से बाबू ग्रीन कलर, बोलो नहीं यार। वाई से येलो है ना, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो कोई भी सनलाइट को प्रिज्म से पास करने से वो 7 कलर में बांट देना क्या बोलते, स्पेक्ट्रम बोलते। ठीक है, इसको लिखो। अब दूसरा इसका ड्रॉबैक्स क्या था रदरफोर्ड का, सुनो कि बाबू उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर रखा हाइड्रोजन गैस, ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर बाबू H2 गैस है, ध्यान देना H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है। ये आपके इसके अंदर बाबू H2 गैस है, ध्यान देना H2 गैस से। ठीक है, और यहाँ रखा बाबू, रखा प्रिज्म, रखा ये प्रिज्म है, और यहाँ एक स्क्रीन रखा। ठीक है बाबू, तो जब सनलाइट को जब इस H2 गैस से पास किया, सनलाइट को जब H2 गैस से पास किया, ठीक है, फिर लाइट क्या होगा, H2 गैस से बाहर निकला, और बाहर निकला फिर प्रिज्म गया। प्रिज्म जब गया तो प्रिज्म में क्या किया, जो ये लाइट निकला यहाँ से H2 गैस से, ठीक है, और जब प्रिज्म में पास किया गया, देखा बाबू यहाँ कुछ कलर आ रहा है, कुछ कलर दिखाई दे रहा है। माने मान ले आपका रेड दिखाई दिया, बी दिखाई दिया, और आपका आई दिखाई दिया इंडिगो, बाकी जगह ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम लोग सनलाइट को H2 गैस में पास किए तो H2 गैस कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ कलर को बाहर निकाला, और वही कलर को जब प्रिज्म में पास कर, वही उसी रेज को जब प्रिज्म में पास कर रहे हैं तो उस कलर को बांट रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कुछ कलर दिखाई देना, कुछ कलर नहीं दिखाई देना, क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। या इसी बोलता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में इसका आइडिया नहीं है, नहीं पता चल रहा इसको कि बाबू जब सनलाइट को हम H2 गैस में पास करते हैं, फिर H2 गैस से जो लाइट बाहर निकला उस लाइट को प्रिज्म में पास करते हैं, तो वहाँ कुछ कलर दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों H2 गैस कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ये आइडिया नहीं बता पाया, इसको मालूम ही नहीं था, चुपचाप हो गया कि हम नहीं बता सकता है। मतलब दूसरा इसका ड्रॉबैक्स बाबू, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम पर कोई इसका एक्सप्लेन नहीं था, और दूसरा एटम का स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यही 2 एक्सप्लेनेशन को करने के लिए नेल्स बोर को आना पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, इसको लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता देखो, दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।